जैंगी ने सभी बेसेस से बात की। हेवनली सी सिटी में कई फोर्सेस ने कुछ दिनों में उसके लिए मटेरियल्स इकट्ठा करना शुरू कर दिया। पूरा हेवनली सी सिटी लूट लिया गया और उन्होंने जैंगी को बहुत सारे रेयर मटेरियल्स भेजे। जैंगी ने उनकी कंट्रीब्यूशंस की तारीफ की और फिर मटेरियल्स लू कैरन के स्टूडियो भेज दिए, कहकर कि ओरिजिन बुलेट को रिप्लिकेट करना शुरू कर दो। ओरिजिन बुलेट को रिप्लिकेट करना लू कैरन के लिए भी थोड़ा चैलेंजिंग था, क्योंकि शेल्टर में कोई एडवांस्ड इंडस्ट्रियल असेंबली लाइन नहीं थी। ये पूरी तरह से लू कैरन की डिवाइन मशीन कंट्रोल एबिलिटी पर डिपेंड था। जैंगी ने कोई जल्दी नहीं की और लू कैरन को वक्त दिया। जल्द ही लू कैरन ने डिवाइन मशीन के साथ ओरिजिन बुलेट को रेप्लिकेट किया। उसके लिए एक वेपन को रेप्लिकेट करना बहुत आसान था, जब तक उसके पास ओरिजिनल सैंपल और एनफ मटेरियल्स हों। उसने जैंगी को एक बॉक्स दी जिसमें सिल्वर बुलेट्स डेंस पैक्ड थे। ये क्या है? जैंगी ने सिल्वर बुलेट्स देखे और हैरान हो गया। मुझे याद है ओरिजिन बुलेट तो साइज में थोड़ा छोटे थे। लू कैरन ने घमंड से कहा, मैंने इसे ओरिजिन बुलेट के बेस पर इम्प्रूव किया है। मैंने इसमें रोडियम ऐड किया है ताकि बुलेट की रिजिडिटी बढ़ सके, और इसमें हैवी मेटल टॉक्सिन्स भी हैं। जब दुश्मन को गोली लगेगी तो उसकी चोटों को हैवी मेटल इन्फेक्शन से बढ़ा दिया जाएगा। जैंगी ने ये सुनते ही अपने हाथ को हवा में रोक दिया जब वो बुलेट उठाना चाह रहा था। ये पॉइजन्ड है? तुमने सच में मेरी स्टाइल ले ली है, लू कैरन ने जल्दी से कहा। मुझे पता है बड़े भाई, तुम्हें ये पसंद आएगा क्योंकि तुम्हारा आर्म स्टाइल थोड़ा। लू कैरन बीच में ही रुक गई और अपने शब्दों को वापस ले लिया और धीरे से कहा, थोड़ा शेमलेस है। जैंगी के माथे पर कुछ काले निशान थे। मैं इसे तारीफ समझूंगा, लेकिन अगर ये पॉइजनस है तो मैं इसे कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ? फिर लू कैरन ने कहा, पॉइजन तो सिर्फ गन से निकलने के बाद ही एक्टिवेट होगा, जब गन पाउडर जलता है और खून से मिलता है। अगर ये एक्टिवेट नहीं होता तो इसका शरीर पर कोई असर नहीं होगा। मैं इसे होली सिल्वर बुलेट नाम दूंगी ताकि ये ओरिजिन बुलेट से अलग दिखे और लोगों को ना पता चले कि तुमने ये एम्यूनेशन रिवर्स आउट डोमेन से कॉपी किया है। जैंगी ने लू कैरन की चतुराई की तारीफ की। उसने हाथ बढ़ाकर एक होली सिल्वर बुलेट उठाई। जैसे ही उसने इसे छुआ, उसे थोड़ी सी असुविधा महसूस हुई। ये चीज उसकी सुपर पावर्स पर असर डाल रही थी। खुशकिस्मती से जैंगी की सुपर पावर स्पेस थी, इसीलिए स्पेशल बुलेट्स या ऑर्डिनरी बुलेट्स उसके लिए कोई फर्क नहीं रखते। जब जैंगी बुलेट का ज्ञान कर रहा था, तब लू कैरन ने एक और बड़ा मेटल बॉक्स लाया। ये बॉक्स लगभग 2 मीटर लंबा था और काफी भारी लग रहा था। लू कैरन भी, जो पूरे दिन मैनुअल वर्क करती थी, इसे उठाने में मुश्किल महसूस कर रही थी। भाई, मेरे पास एक और चीज है जो मैंने खास तुम्हारे लिए बनाई है। देखो, क्या ये तुम्हें पसंद आता है? जैंगी की आंखें तुरंत चमक गई जब उसने बॉक्स की लंबाई देखी। क्या ये मेरे लिए एक नया गन बनाया गया है? लू कैरन की डिवाइन मशीन कंट्रोल मशीनरी को सबसे रिफाइंड लेवल तक पॉलिश कर सकती थी। इसका मतलब था कि वो वेपन की परफॉर्मेंस को काफी सुधार सकती थी। लू कैरन मुस्कुराई और कहा, भाई, तुम तो अब भी बहुत समझदार हो। तुम्हें एक ही नजर में पता चल गया कि मैंने क्या बनाया है। जैंगी बहुत खुश हुआ। उसने हाथ बढ़ाकर वेपन बॉक्स उठाया, फिर इसे टेबल पर रखा और बकल खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। उसकी नजरों के सामने एक कंप्लीट सेट डार्क सिल्वर वेपन्स था। 2 सिल्वर पिस्टल्स जिन पर मिस्टीरियस वॉयलेट पैटर्न्स थे और एक भारी स्नाइपर राइफल।
जो कि जैंगी का फेवरेट एंटी मटेरियल स्नाइपर राइफल था। जैंगी वेपन्स का बहुत शौक रखता था और जब उसने इन्हें देखा तो वो तुरंत इन्हें उठाने लगा और खेलने लगा। एक एक्सपर्ट को पता होता है कि वेपन्स अच्छे हैं या नहीं बस एक मूव करने पर ही। जब वेपन्स उसके हाथ में थे तो उनका परफेक्ट वेट और फील जैंगी को इतना एक्साइटेड कर देता है कि वो लू कैरन को गले लगाना और उसे किस करना चाहता था। ये वेपन्स सच में बहुत अच्छे हैं, जैंगी ने खुशी से कहा। लू कैरन ने बताया कि ये वेपन्स और होली सिल्वर बुलेट्स एक साथ इस्तेमाल होते हैं। दूसरे शब्दों में, अगर किसी ने इन्हें अकेला उठाया तो ये नॉर्मली इस्तेमाल नहीं हो सकते। ये तुम्हारे लिए एक परफेक्ट प्राइवेट कस्टमाइजेशन है ना बड़े भाई? लू कैरन का छोटा सा चेहरा लाल हो गया। जैंगी वेपन्स के लिए मोहब्बत ने उसकी वैनिटी को खुशी दी, क्योंकि वो एक टॉप मैकेनिकल क्राफ्ट्समैन थी। अपना काम दूसरों द्वारा सराहा जाना उसके लिए सबसे गर्व की बात थी। फिर उसने जैंगी को वेपन्स का नाम बताया। मैंने 2 डार्क सिल्वर पिस्टल्स का नाम व्हाइट आउल रखा है और एंटी मटेरियल स्नाइपर राइफल का नाम थंडर रखा है। जैंगी ने गन्स उठाए और जल्दी से समझ गया कि इन्हें कैसे स्किलफुली इस्तेमाल करना है। अपनी खुशी में उसने लू कैरन को रिवॉर्ड देना नहीं भूला, इसीलिए जैंगी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ गया, हाथ बढ़ाया और धीरे से लू कैरन के शोल्डर्स को टैप करते हुए कहा, कैरन, तुम सच में एक यूनिक जीनियस हो। तुमने इस बार बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशंस दी है। मुझे बताओ तुम्हें क्या रिवॉर्ड चाहिए? लू कैरन जैंगी की तारीफ सुनकर और भी लाल हो गई, लेकिन उसने फिर भी खुशी से कहा, भाई, मुझे एक मेका टेक बनाना है, क्या ये ठीक है? जैंगी की आंखें थोड़ी सी हैरान हुई। उसके दिमाग में ऐसा कुछ हमेशा साइंस फिक्शन मूवीज में ही होता था, लेकिन आज 2051 में इंसानों ने वाकई में अलग अलग मेकास के प्रोटोटाइप्स डेवलप किए हैं, लेकिन ये बहुत महंगे हैं और इनकी परफॉर्मेंस मास प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करती। अब तक किसी ने भी बहुत सारे मेका ट्रूप्स के बारे में नहीं सुना। कुछ साइंटिफिक स्टूडियोज ने अपने शौक की वजह से कुछ एक्सोस्केलेटन्स जैसी चीजें बनाई हैं। लू कैरन को जैंगी के शक का एहसास हुआ, इसीलिए उसने शर्माते हुए कहा, असल में मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में काम करती हूँ क्योंकि मुझे रोबोट्स पसंद है। एक मेका बनाना मेरा सबसे बड़ा सपना है। मैंने पहले इसके बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की थी क्योंकि मेका का स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है और रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स हजारों में होते हैं, लेकिन अब मेरे पास डिवाइन मशीन कंट्रोल की एबिलिटी है जिससे मैं ये कर सकती हूँ। लू कैरन ने अपने हाथों की तरफ देखा और उन्हें मजबूती से पकड़ लिया। उसकी आंखें कॉन्फिडेंस से भरी हुई थी। ओरिजिन बुलेट रेप्लिकेट करने के बाद मुझे लगता है मेरी एबिलिटी मेका को हकीकत में बदल सकती है। जो ऑर्डिनरी ह्यूमंस नहीं कर सकते, शायद वो म्यूटेंट्स कर सकते हैं। फिर जैंगी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर ये तुम्हें करना है तो बस करो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। तभी उसका फोन बज गया। जैंगी ने अपना मोबाइल निकाला और देखा कि एक ईमेल आया है जो रिवरसाउथ डोमेन के कमांडर इन चीफ के ऑफिस से साइन हुई है। उसका दिल तुरंत अलर्ट हो गया। क्या ये हो सकता है कि बैली चंकिंग ने अपना वादा नहीं पूरा किया और मेरी इंफॉर्मेशन को लीक कर दिया? लू कैरन ने उसे परेशान देखा और पूछा, बड़े भाई क्या हुआ? जैंगी ने अपने फोन की तरफ आराम से देखा। उसके पास इस बात को मना करने का कोई तरीका नहीं था। चाहे इसकी ताकत कितनी भी बढ़ जाए, वो इस रीजन की सबसे बड़ी ताकत से टकराना नहीं चाहता था, लेकिन उसे पहले से ही हालात जान लेनी थी। उसने कहा, लू कैरन, मैं अपने बेडरूम में जा रहा हूँ, तुम पहले अपना काम कर लो। जैंगी ने अपने फोन से बैली चंकिंग का कांटेक्ट इंफॉर्मेशन ढूंढा।
हल्का सा मुस्कुराया और उसे कॉल किया। बैली चंकिंग अब ब्लैक रोब स्क्वाड का कैप्टन है, इसीलिए ये समझना जरूरी है कि वो जैंगी को रीजन की इंटेलिजेंस नहीं दे सकता। लेकिन उनके बीच एक बड़ा राज है, इसीलिए जब जैंगी ने उसे रैली की इंटेलिजेंस के बारे में पूछा तो उसे जैंगी को कुछ बताना पड़ा, चाहे वो सिर्फ कुछ हिस्सा ही क्यों ना बताए। ये जैंगी के अपने अंदाजा लगाने से बेहतर होगा। इस वक्त ब्लिजर्ड सिटी में बैली चंकिंग कैजुअल कपड़े पहने हुए था और डाइनिंग टेबल पर डिनर का इंतजार कर रहा था। बाहर भारी बर्फ गिर रही थी और घर के अंदर का माहौल गर्म था। उसका बेटा जो सिर्फ 8 साल का था, मोटी गद्दी के साथ बॉल में चॉपस्टिक से खाना खा रहा था। उसकी बीवी किचन में सूप बना रही थी। इस आम से घर को मत देखो, ये ब्लिजर्ड सिटी का ए लेवल लिविंग एरिया है। अब सिर्फ कैप्टन लेवल लोग और उनके रिश्तेदार यहाँ रह सकते हैं। बैली चंकिंग हाल ही में प्रमोट हुआ है, इसीलिए वो खुश है। जब वो खुश होता है तो काम में ज्यादा मेहनत करता है अपनी बीवी का साथ देकर। लेकिन जब उसने अपने मोबाइल फोन पर देखा कि जैंगी का कॉल है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तुरंत रुक गई। उसके कैप्टन बनने का एक बड़ा राज है। ये क्रेडिट असल में जैंगी का था, लेकिन उनकी पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम ने इसे बांट लिया, वरना हेडक्वार्टर्स के रूल्स के मुताबिक जैंगी को यहाँ बुलाना जरूरी था। ये कहना मुश्किल है कि वो कैप्टन बनेगा या नहीं, लेकिन कभी भी बैली चंकिंग की बारी नहीं आएगी। इसीलिए जैंगी के हाथ में पिगटेल वाले बैली चंकिंग के चेहरे पर अजीब सा रंग है। उसके पास खड़े जाओ ने अपने पिता के अजीब एक्सप्रेशन को देखकर बेचैनी से पूछा, डैड क्या हुआ? बैली चंकिंग ने अपने बेटे की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, कुछ नहीं, डैड को थोड़ा काम है, तुम और मॉम पहले खाना खा लो। फिर उसने फोन उठाया और बाथरूम में चला गया। ध्यान से दरवाजा बंद किया, आसपास को देखते हुए और फिर फोन उठाया। हेलो, मैं जैंगी बोल रहा हूँ। कैप्टन बैली, आप कैसे हैं इन दिनों? बैली चंकिंग ने जैंगी की टीजिंग टोन सुनकर गहरी सांस ली। आपकी वजह से मैं कैप्टन बना हूँ, आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं? जैंगी ने सीधे पॉइंट पर आते हुए कहा, रिवरसाउथ डोमेन के कॉल का क्या हाल है, मुझे बताओ। बैली चंकिंग ने सुना कि ये इसके बारे में है तो वो आसानी से मुस्कुराया। अच्छा, इसीलिए क्या तुम्हें ईमेल मिला? हाँ, अभी मिला। कमांडर ने अभी फैसला किया है कि रिवरसाउथ डोमेन में जितने भी फोर्सेस को इंटीग्रेट किया जा सकता है उन्हें किया जाएगा। हमें भी इस बात की जानकारी दी गई है क्योंकि 8 अप्रैल को देश भर से कई म्यूटेंट्स आने वाले हैं और हम ब्लिजर्ड सिटी में स्टेबिलिटी बनाए रखना चाहते हैं। तब तक यहाँ कम से कम 2 इन्वेस्टिगेशन टीम्स होंगी। जैंगी ने बियान जिनवू के कहने का सोचा कि हेडक्वार्टर्स में उन जैसे कुल 6 इन्वेस्टिगेशन टीम्स हैं और हर इन्वेस्टिगेशन टीम इतनी ताकतवर होती है कि एक एरिया को पूरी तरह से खत्म कर सकती है। उनकी सारी टीम मेंबर्स हाई लेवल म्यूटेंट्स हैं और उनके पास रिवरसाउथ डोमेन द्वारा दिया गया सबसे एडवांस्ड इक्विपमेंट और साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है। लेकिन जैंगी को इससे फर्क नहीं पड़ता। उसे सबसे ज्यादा इस रैली का मकसद समझना है। इस बार क्या तुम हमें बुलाने के लिए कह रहे हो ताकि हमें एक म्यूटेंट यूनिट में शामिल करके रीजन के अंदर मैनेज किया जा सके? बैली चंकिंग ने अपने सर को खुश करते हुए कहा, मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ। आखिरकार हेडक्वार्टर्स की इच्छा फ्रंट लाइन कॉम्बैटेंट्स को कन्विंस नहीं करती, लेकिन मुझे लगता है तुम शायद ज्यादा सोच रहे हो। जैंगी की आंखें संकुचित हो गई। तो मैं क्या कहूँ? बैली चंकिंग ने सच्चाई से कहा, हेडक्वार्टर्स को एक म्यूटेंट को सपोर्ट करने के लिए काफी रिसोर्सेस की जरूरत होती है। अगर पूरे रिवरसाउथ डोमेन की ताकत इकट्ठा की गई है तो क्या तुम्हारा खाना पीना, रहने, सफर करने और ट्रेनिंग के रिसोर्सेस सब रीजन से मिलेंगे। हालांकि ब्लिजर्ड सिटी बड़ा और पावरफुल है, लेकिन इतना खर्चा नहीं उठा सकता।
जैंगी ने हंसी उड़ाते हुए कहा, अक्सर सिर्फ कुछ हजार लोग ही हैं, तुम उन्हें खिलाने की भी शक्ति नहीं रखते। बैली चंकिंग ने ये सुनकर हंसी मारी। हाँ, म्यूटेंट्स का एपेटाइट बड़ा होता है, लेकिन हेडक्वार्टर्स के लिए थोड़ा खाना कोई समस्या नहीं है। हमारे पास अपने एग्रीकल्चरल प्लांटेशंस हैं और हम खुद को सेल्फ सफिशिएंट बना सकते हैं। लेकिन जो चीज सच में कमी है वो है म्यूटेंट्स को कल्टीवेट करने के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाई। जैंगी की आंखें चमक गई। क्या कुछ ऐसा भी होता है, उसने सोचा, क्योंकि रीजनल लेवल की ताकत सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी और म्यूटेंट्स को कल्टीवेट करने के सबसे प्रोफेशनल तरीके रखते हैं। वरना तुम्हें क्यों लगता है कि ब्लिज़र्ड सिटी के म्यूटेंट्स आमतौर पर दूसरे शहरों के म्यूटेंट्स से ज्यादा ताकतवर हैं? जैंगी थोड़ा समझदार था, लेकिन उसे जलन नहीं थी। अगर ज्यादा ताकत पाने के लिए अपनी आजादी का बलिदान देना पड़ता तो वो नहीं चाहता। वैसे भी वो अभी काफी स्ट्रांग है। बैली चंकिंग की बातें सुनने के बाद जैंगी ने अपने नाक को रब किया। तो क्या मैं समझ लूं कि रिवर साउथ डोमेन चाहता है कि हम उनकी मैनेजमेंट को माने, लेकिन हमें सप्लाईज देने से इनकार किया जा रहा है? बैली चंकिंग ने शोल्डर्स श्रग करते हुए कहा, ऐसा नहीं है। अभी का वक्त केओस का है और बाहर के म्यूटेंट्स भी एक पावरफुल ताकत है। कमांडर चाहते हैं कि इस ताकत का सही इस्तेमाल हो और ये हाथ से ना निकल जाए, वरना समस्या बन जाएगी। इसीलिए जब वक्त आएगा मैं तुम्हें एक एक्सेप्टेबल कंडीशन दूंगा। जैंगी का दिल हल्का सा भर गया। अगर ऐसा है तो यदि उसे समझ ना आए कि क्या हो रहा है तो वहां जाने में कोई हर्ज नहीं है। सिर्फ अपनी असली ताकत को छुपाना होगा और किसी को नहीं बताना। इसीलिए उसने कहा, ठीक है, तुमने जो कहा उसके बाद मुझे वहां जाके देखना पड़ेगा ताकि मैं डिटेल्स जान सकूं। बैली चंकिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम आओगे मैं तुम्हें ड्रिंक पीने ले जाऊंगा, ठीक है? जैंगी ने कहा, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं वक्त पर तुमसे मिलने आऊंगा। जैंगी ने भी मुस्कुराहट से जवाब दिया। बैली चंकिंग ने खुद को जैंगी को अपने तरफ करने के लिए कोशिश की और चाहा कि ये राज उनके बीच रहे। जैंगी ने इस मौके का फायदा उठाते हुए ब्लिज़र्ड सिटी के बारे में और जानकारी हासिल की। दोनों ने अपनी जरूरतें पूरी की। कॉल खत्म करने के बाद जैंगी ने स्ट्रेच किया और बोला, अच्छा, अब उन्हें इस बारे में बताने का वक्त है। लिविंग रूम में उसने ईमेल को सबको बड़े स्क्रीन पर दिखाया। ठीक है, सब लोग यहाँ हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों बुलाया गया है तुम्हें यहाँ पर। जैंगी सीधे बैठा, सबकी तरफ देखा और बोला, रिवर साउथ डोमेन के हेडक्वार्टर्स ने सब फोर्सेस को बुलाया है। हमें 8 अप्रैल से पहले ब्लिज़र्ड सिटी जिनलिंग पहुंचना है। इस मामले में कोई छलांग नहीं है और हम इसे मना नहीं कर सकते। हमें जाना होगा, तो मैं तुम्हें पहले से ही बता रहा हूँ, तैयार रहो। इस बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। वो इतने बुद्धू नहीं है कि रिवर साउथ डोमेन के खिलाफ जाए। बिल्कुल, तुम्हें जाना ही पड़ेगा, जैंगी ने सीधा उन्हें इन्फॉर्म किया। ये सुनकर सब लोग बेचैन हो गए। फैटी शू ने परेशानी से कहा, डिस्ट्रिक्ट ने हमें अचानक क्यों बुलाया? क्या कोई साजिश है? अंकल यू ने कहा, शायद नहीं, शायद सिर्फ एक जनरल मोबिलाइजेशन है, जैसे मिलिट्री पैरेड। फैटी शू ने फिर पूछा, क्या यहाँ कोई जंग होने वाली है? अंकल यू ने कहा, ये कहना मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर मुस्कुराते हुए बोला, हालांकि हम अब अंतकाल में हैं, लेकिन चाइना के 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो देख रहे हैं। कोई हम पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं करेगा। जैंगी ने भी सबकी बातें सुनी और उन्हें वो खबर बताई जो बैली चंकिंग से सुनी थी। तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने वहां अपने दोस्तों से बात की है। ये रिवर साउथ डोमेन हेडक्वार्टर्स की तरफ से एक मीटिंग है जिसमें अपनी अथॉरिटी को तय किया जा रहा है और रीजन के फोर्सेस का जुरिडिक्शन यूनिफाई किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि वो हमें रिक्रूट कर रहे हैं और हमें हेवनली सी सिटी छोड़कर वहां भेजने वाले हैं।
जैंगी ने हाथ फैलाते हुए कहा। आखिरकार अगर हम हेवनली सी सिटी छोड़ देते हैं तो ये सच में एक डेड सिटी बन जाएगी। शायद दूसरे लोग इस बारे में सोच रहे होंगे, लेकिन मुझे यकीन है कि रिवरसाउथ डोमेन ऐसा फैसला नहीं करेगा। अब हमें यहाँ से वहाँ जाने वाले कैंडिडेट्स का फैसला करना है। जैंगी ने सबकी तरफ देखा और हल्के से कहा, चलो जैसे पहले होता था वैसे ही करते हैं। मैं, अंकल यू, फैटी शू, लियांग यू और फ्लावर ब्लिजर्ड सिटी जाएंगे और बाकी लोग यहीं रहेंगे। लेकिन तब किसी ने विरोध उठाया। जोकीर ने जैंगी की तरफ बेचैनी से देखा। जैंगी, ये पूरे रिवरसाउथ डोमेन के म्यूटेंट्स का एक रेयर गैदरिंग है। मैं भी जाना चाहती हूँ, शायद मैं मदद कर सकूं। जैंगी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम डॉक्टर हो और हम वहाँ लड़ने नहीं जा रहे हैं, तुम वहाँ क्या करोगी? ये कहना मुश्किल है। जोकीर ने जैंगी का हाथ घेरते हुए कहा, तुमने भी कहा था कि वहाँ अच्छे और बुरे दोनों लोग होंगे। अगर उनके साथ कोई टकराव हुआ तो एक पर्सनल डॉक्टर साथ होना, इसमें दिक्कत वाली क्या बात है?